नूरा की सारी ज़िंदगी मुशक्क़त में बसर हुई थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। जब वो छोटी थी तो उसे पूरे घर को संभालना पड़ता था, क्योंकि उसकी माँ गांव के ज़मींदार की हवेली में मुलाजमा थी। वो सुबह से शाम तक हवेली में काम में मसरूफ़ रहती। इस खिदमत के उसे इतने रुपए पैसे मिल जाते कि वो अपने 4 बेटों और नूरा का खर्च उठा लेती थी। गांव के ज़मींदार की हवेली में काम करने का सबब यह था कि उसका शौहर इस दुनिया में मौजूद नहीं था। एक दफ़ा ज़ोर की बारिश हुई थी और बारिशों के नतीजे में सैलाब आ गया और वो इसी सैलाब की नज़र हो गया था। दुनिया से शौहर के चले जाने के बाद नूरा की माँ को मुसीबतों का दौर शुरू हो गया। वो एक बाहिम्मत औरत थी। उसने फैसला कर लिया था कि हर मुश्किलात का मर्दाना वार मुकाबला करेगी और बच्चों को इस काबिल करेगी कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। नूरा चूँकि घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए माँ के काम पर चले जाने के बाद वही घर संभालती थी। छोटे बहन भाइयों के लिए खाना पकाना, उनकी देखभाल और घर के दूसरे काम उसी को करना पड़ते थे। माँ और नूरा की मेहनत रंग लाई। नूरा के चारों भाई बड़े हो गए। उन्होंने रोज़गार की खातिर शहर का रुख किया और फिर वहीं मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। शहर से वो माँ को थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करते थे। इन पैसों को जमा करके माँ ने नूरा का जहेज तैयार किया और फिर पड़ोस के गाँव में एक नौजवान से उसकी शादी कर दी। नूरा का ब्याह हुआ तो वो रुखसत होकर अपने शौहर के घर चली गई। उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी। उसकी शादी के बाद उसकी माँ ने ज़मींदार के घर काम करना छोड़ दिया, क्योंकि अब उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। उसके बेटे जो उसे थोड़े बहुत रुपए भेजा करते थे, उनसे गुजारा करने लगी। शादी के बाद नूरा की एक बच्ची पैदा हुई। उसका शौहर पैसा कमाने के लिए परदेश चला गया और फिर लौट कर नहीं आया। कुछ अरसा बाद उसने परदेश में ही शादी कर ली और वहीं का होकर रह गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि उस एक बीवी और बच्ची का क्या होगा। उधर शौहर ने नज़रें फेरी तो उधर ससुराल वालियों के रवैये में भी तब्दीली आ गई और एक रोज़ उन्होंने भी नूरा को ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया। नूरा के वैसे तो 4 भाई थे, मगर वो अपनी अपनी शादियां करके शहर में ही रहने लगे थे। नूरा पर यह इफ्तिताद बढ़ी तो उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। ले दे के उसकी बूढ़ी माँ ही रह गई थी, जो उस मुश्किल वक्त में उसके काम आई। माएँ ही तो होती हैं जो औलाद का कभी साथ नहीं छोड़ती। उसने नूरा को तसल्ली दी और नूरा अपनी बच्ची को साथ माँ के घर रहने लगी। नूरा के सामने सबसे बड़ा मसला कुछ कमाने का था, ताकि वो घर का खर्च चला सके और अपनी बेटी को, जो बड़ी होती जा रही थी, पढ़ा लिखा सके। ये उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश कि उसकी बेटी पढ़ लिख जाए। वो शहर में होती तो उसके लिए रोज़गार का कोई मसला ना था। उसे किसी घर या स्कूल में मासी का काम मिल सकता था, या फिर वो कोई छोटी मोटी दुकान भी खोल कर गुजर बसर कर सकती थी। उनके गाँव में फजल नाम का एक ज़मींदार था। वो भला आदमी था। जब वो छोटा था तो नूरा की माँ उन लोगों की हवेली में नौकरानी थी। उसका बचपन नूरा की माँ की निगरानी में ही गुजरा था। नूरा को किसी ने मशवरा दिया कि वो काम के सिलसिले में अपनी माँ के साथ फाजिल के पास जाए। उसकी बहुत सारी ज़मीनें हैं, शायद वो उसको खेतों पर काम करने के लिए रख ले। नूरा माँ को लेकर फाजिल के पास पहुंची और अपनी बप्ता सुनाकर उससे दरख्वास्त की कि वो उसे कोई काम दे दे, ताकि वो अपनी बेटी के साथ सुकून से गुजर बसर कर सके। चूँकि फाजिल का बचपन नूरा की माँ के सामने ही गुजरा था, उसे अभी तक याद था कि नूरा की माँ उसे बहुत प्यार करती थी और उसे बहुत अच्छी कहानियाँ भी सुनाया करती थी। उसे जब नूरा की दुख भरी कहानी का पता चला तो उसको बहुत अफसोस हुआ। उसने दिल ही दिल में उसके शौहर को बुरा भला कहा, जो उसे और अपनी बेटी को छोड़कर चला गया था और पलट कर खबर तक नहीं ली। फाजिल ने थोड़ी सोच विचार के बाद उससे कहा कि मैं तुम्हें अपने खेतों पर काम के लिए रख तो लूँ, मगर मुझे खदशा है कि इस मुशक्क़त से तुम घबरा ना जाओ। मैंने खेतों पर पानी देने के लिए जो आदमी रखे हैं, मैं उनके काम से मुतमिन नहीं हूँ। वो जान छुड़ाने के लिए खेतों के आसपास की ज़मीनें तो गीली कर देते हैं, मगर अच्छी तरह पानी नहीं देते। इसके अलावा वो खाद और जरासीम कुछ दवाइयाँ भी वक्त पर खेतों में नहीं डालते और ना ही खेतों की सफाई सुथराई पर ध्यान देते हैं। इस वजह से मेरी ज़मीनों पर पिछले साल भी अच्छी फसल नहीं हुई थी और इस साल भी कोई उम्मीद नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन आदमियों की निगरानी के लिए रख सकता हूँ। अपनी निगरानी में तुम इनसे काम करवा लिया करना। नूरा को ये काम बहुत आसान लगा और उसने हामी भर ली। नूरा उस नौकरी के मिल जाने के बाद बहुत खुश हो गई थी और उसने काम शुरू कर दिया। वह जब खेतों पर काम करने जाती तो अपनी बेटी ताबदार को अपनी माँ के पास छोड़ती थी। शुरू में तो उसने नूरा को बहुत याद किया, मगर जब नूरा ने उसको प्यार से समझाया तो वो समझ गई। नूरा थी तो औरत, मगर अपनी माँ ही की तरह बहुत बाहिम्मत थी। फाजिल के खेतों में 10 मजदूरों के किसान का काम किया करते थे और उनके ज़िम्मे मुख्तलिफ काम थे। उन्हें जब पता चला कि ज़मींदार ने नूरा को इनकी निगरानी पर रखा है और उन्हें इसकी मातहती में काम करना पड़ेगा, तो उन्हें बहुत बुरा महसूस हुआ।
उन्हें पता चल गया था कि अब इनके आराम के दिन गिने जा चुके हैं। पहले रोज तो उनमें से किसी न किसी ने भी नूरा से बात नहीं की और खामोशी से बेदिली से अपने अपने कामों में लगे रहे। ये जरूर हुआ कि उस रोज खेतों में काम काफी हुआ था। खेतों में पानी ट्यूबवेल के जरिए नाली में जमीन में बनाई गई नालियों से आता था। इन नालियों की हालत काफी खराब थी, जगह जगह कचरा मौजूद था और बाद जगहों से तो वो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। नूरा ने खुरपी की मदद से उन नालियों की खुद सफाई की और एक हफ्ते में उनकी हालत बदल दी। मजदूर किसानों ने जब उसको भी अपने साथ काम करते देखा तो उनके रवैये में तब्दीली आने लगी। अब वो हंसी खुशी नूरा की बातों पर अमल करते। कभी कभी नूरा घर से सबके लिए मीठे चावल, बाजरे की मीठी टिक्कियाँ या कोई ऐसी चीज़ बनाकर ले आती। उसके अच्छे रवैये और मोहब्बत भरे खुश इखलाक रवैये से किसान मजदूर उसको अच्छा समझने लगे थे, जिसकी वजह से एक बेहतरीन माहौल बन गया था और सब हंसी खुशी काम करने लगे थे। गांव की दूसरी औरतें भी फाजल के खेतों पर काम करती थीं, मगर वो हर रोज़ काम करने नहीं आती थी। उनका काम उस वक्त शुरू होता जब फसलें तैयार हो जाती थी। वो फसलों की कटाई वगैरह करती थी, मगर नूरा सुबह मुँह अंधेरे खेतों पर पहुंच जाती और शाम तक मसरूफ़ रहती। उन लोगों की ये कोशिशें रंग लाईं और कुछ माह बाद ही फाजल के खेतों में मुख्तलिफ अजनास के बड़े बड़े पौधे लहलाने लगे। ये मंजर फाजल ने बहुत सालों बाद देखा था। उसे एहसास हो गया था कि उसकी कामयाबी में नूरा की मेहनत और कोशिशों का बहुत बड़ा हाथ है। इस साल फसलें बहुत अच्छी हुई और फाजल को बहुत मुनाफा मिला। उसने खुश होकर खेतों पर काम करने वाले तमाम मजदूर किसानों को इनाम दिया, जिससे वो लोग भी खुश हो गए और आइंदा मजीद दिल लगाकर काम करने का अहद किया। एक रोज़ एक अजीब वाक़या पेश आया। नूरों के चारों भाई एक साथ आए और माँ से बोले कि उनके बाप का घर बेचकर उनको हिस्सा दिया जाए। माँ ने उन्हें बहुत समझाया, मगर वो नहीं माने और घर को बिकवा कर अपना हिस्सा लेकर चले गए। थोड़ी बहुत रकम नूरा और उसके माँ को मिल गई, मगर ये इतनी नहीं थे कि उस गांव में कोई जगह खरीद लिया जाता। जिस रोज़ उनका घर फरोख्त हुआ था, उसी रात एक अफसोसनाक बात भी हो गई। फाजल जमींदार के घर चोरों ने धावा बोल दिया। उसके तमाम घर वाले सोते के सोते ही रह गए और चोर तमाम जेवरात और नकदी लेकर चलते बने। फाजिल बहुत परेशान था। उसकी जिंदगी भर की कमाई लाखों रुपए देखते ही देखते उसके हाथों से निकल गए। उसकी बीवी रो रो कर हलकान हो गई थी। उसको इन जेवरात और नकदी के चले जाने का बेहद मलाल था। इस वाक़े की रिपोर्ट गांव के थाने में दर्ज करवा दी गई थी, मगर फाजिल को उम्मीद नहीं थी कि चोर पकड़े जाएंगे। वो सब्र के साथ बैठ गया। इस वारदात के अगले रोज़ की बात है। फाजल के इल्म में यह बात आई कि नूरा की माँ ने बेटों के कहने की वजह से अपना घर बेच दिया है। उसे एहसास हो गया था कि अब दोनों माँ बेटियां भी आसरा हो गई हैं। वो एक नेकदिल आदमी था और वो उनके पास आया और बोला, तुम लोग फिक्र मत करो, गाँव में मेरा एक घर है, वो सालों से खाली पड़ा है, तुम लोग जब तक जी चाहे इसमें रहो। दोनों माँ बेटियों ने उसका शुक्र अदा किया और अपना सामान लेकर फौरन नए घर में आ गई। घर बहुत बड़ा था, उसमें कुशादा सहन था। नूरा जब घूम फिर कर घर का जायजा लिया तो एक बात देखकर परेशान हो गई। नीम के दरख्त के नीचे उसे तकरीबन 1 गज जमीन ऐसी नजर आई जो ताज़ा ताज़ा खोदी हुई लग रही थी। उसके कानों में फाजल के अल्फाज गूंज रहे थे, गांव में एक मेरा घर है, वो सालों से खाली पड़ा है। उसने सोचा कि जब ये घर सालों से खाली पड़ा है तो फिर यहाँ ज़मीन कौन खोद गया। रात को खाना खाकर वो बिस्तर पर लेटी तो उसे वक्त भी वो ये ही सोच रही थी। आखिर उससे सब्र नहीं हुआ। उसकी बेटी ताबदार गहरी नींद सो रही थी तो नूरा ने अपनी माँ को साथ लिया और फाजिल की हवेली जा पहुंची। फाजिल अपनी बैठक में उदास बैठा था। दौलत के चोरी हो जाने का की बीवी को बहुत अफसोस था। वो इस सदमे से बीमार पड़ गई थी। कुछ देर पहले मुआलिज उसे देखकर गया था। फाजिल ने जब नूरा और उसकी माँ को इतने रात गए अपने घर आते देखा तो उसे हैरत हुई। नूरा ने उसे खोदी हुई ज़मीन की बाबत बताया तो वो सोच में पड़ गया। उसको दाल में कुछ काला नजर आया। उसने अपने 2 मुलाजमों को अपने साथ लिया और नूरा के साथ उसके घर पहुंचा। उसके हुक्म पर उसके मुलाजमीन ने ज़मीन खोदना शुरू की। ज़मीन खोदने में उन्हें कोई दुश्वारी नहीं हुई, क्योंकि ज़मीन की मिट्टी बहुत नरम और पोली थी। अभी उन्होंने 2 गज गहराई ही मिट्टी निकाली थी कि उनकी कोदाल किसी लोहे की चीज़ से टकराई और एक अजीब सी आवाज़ पैदा हुई। फाजिल इस आवाज़ को सुनकर बहुत हैरान हुआ। मुलाजमों ने कोदाल और बेलचा एक तरफ रखकर हाथों से मिट्टी हटाई। जब मिट्टी हटी तो उन्हें लोहे का एक संदूक नजर आया। उन्होंने उसे बाहर निकाला। फाजिल पहचान गया ये संदूक उसी का था। चोर इसमें सामान भर कर अपने साथ ही ले गए थे। उसका मारे खुशी बुरा हाल हो गया। संदूक में ताला नहीं लगा था, सिर्फ दोनों कुंडियां लगी हुई थी। फाजिल ने मुलाजमों को एक तरफ हटाकर संदूक का ढक्कन खोला। उसकी हवेली से चोरी शुदा तमाम चीज़ें उसमें मौजूद थी।
ان چیزوں کے درمیان اسے ایک شناختی کارڈ بھی ملا تھا جسے اس نے خاموشی سے جیب میں رکھ لیا اور اپنے ملازموں سے بولا تم لوگ فوراً تھانے جا کر انسپیکٹر اور سپاہیوں کو ساتھ لے آؤ۔ یہ منظر دیکھ کر نورا اور اس کی ماں بہت حیران تھی۔ فاضل نے کہا نورا بہن میں تمہارا احسان مند ہوں، تمہاری عقل مندی کی وجہ سے ہمیں یہ لوٹا ہوا سامان دوبارہ مل گیا ہے، مالک میری سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ نورا نے الجھ کر کہا۔ فاضل مسکرا کر بولا ان چوروں نے پہلے ہمیں کھانے میں بے ہوش کی دوائی کھلائی، پھر اطمینان سے حویلی کی تلاشی لے کر تمام چیزیں چرا لی۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب تک پولیس یہ کیس بند نہیں کر دیتی اس وقت تک اس چوری کے مال کو میرے اس گھر میں زمین کھود کر دبا دیں، کیونکہ یہ برسوں سے بند پڑا تھا اور یہاں پر کسی کی آنے کی امید بھی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو چوری کا مال نکال لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد انسپیکٹر پولیس والوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ اس نے چوری کے مال کا صندوق اپنے قبضے میں کیا، پھر وہ تمام لوگ فاضل کی حویلی میں آئے۔ انسپیکٹر نے کاغذ قلم نکالا اور نورا کا بیان قلم کرنے لگا۔ فاضل نے ان کی خاطر مدارت کے لیے ایک ملازم سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ملازم شرفو ایک بڑی سی ٹرے میں چائے اور کھانے پینے کی چیزیں لے آیا۔ وہ چائے بنانے لگا تو فاضل نے اس سے کہا شرفو جب تم چوری کا مال صندوق میں بھر رہے تھے تو تمہارا شناختی کارڈ اس میں گر گیا تھا، یہ دیکھو۔ اس کی یہ بات کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ شرفو کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا مگر اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلتا ایک سپاہی نے جست لگا کر اس کو دبوچ لیا۔ دوسرے سپاہی نے اس کی ہتھ کڑی لگا دی۔ شرفو کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ فاضل نے قہر آلود آواز میں کہا نمک حرام، تم نے میری مہربانیوں کا یہ صلہ دیا۔ شرمندگی کے مارے شرفو کے آنسو نکل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے ان دو ساتھیوں کا نام پتہ بھی بتا دیا جن کے ساتھ اس نے چوری کی منصوبہ بندی کی تھی اور وہ لوگ اس واردات میں شامل تھے۔ انسپیکٹر نے اسی وقت ان کے ٹھکانوں پر چھاپے مار کر انہیں بھی گرفتار کر لیا۔ فاضل کی بات ٹھیک تھی، ان لوگوں نے یہ سوچ کر ہی اس مال کا فاضل کے خال گھر میں دبا دیا تھا کہ کچھ عرصے بعد جب اس واقعے کو بھول جائیں گے تو اس کو خاموشی سے وہاں نکال لیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ نورا کی وجہ سے فاضل کی زندگی بھر کی کمائی دوبارہ مل گئی تھی۔ اس نے اگلے روز نورا سے کہا نورا بہن تم نے حویلی کے چوروں کو پکڑوا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، مانگو انعام کیا مانگتی ہو۔ فاضل کی بیوی بھی وہیں موجود تھی۔ اس نے کہا اپنے شوہر کی ساری کمائی نکل جانے کے غم میں تو بیمار پڑ گئی تھی، شکر ہے اب میری بیماری بھی دور ہو گئی ہے۔ نورا بہن ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ فاضل اور اس کی بیوی باتیں سن کر نورا بولی مالک اور مارکل ہمارے اوپر تو آپ لوگوں کے اتنے احسانات کہ ہم مر کر بھی انہیں نہیں اتار سکتے۔ مجھے اور میری ماں کو اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کی چوری شدہ چیزیں واپس مل گئی ہیں۔ اللہ آپ کو مزید عزت اور دولت دے، آپ غریبوں کے بہت کام آتے ہیں۔ یہ سب اسی کا صلہ ہے، آپ نے ہمیں سر چھپانے کا ٹھکانہ دیا، اس سے بڑا انعام ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر فاضل کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا وہ گھر جو میں نے تمہیں رہنے کے لیے دیا تھا آج سے تم اس کے مالک ہو، اس کے علاوہ تمہاری بیٹی تابدار آج سے میری بیٹی ہے۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی اعلیٰ تعلیم سے لے کر اس کی شادی بیاہ کرنا میری ذمہ داری ہوگی، تم اب اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ نورا اور اس کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور فاضل کو دعائیں دیتی ہوئی گھر کو لوٹی۔ فاضل نے اپنا وعدہ نبھا دیا تھا، اس نے اپنے بچوں کے ساتھ تابدار کو شہر بھیج دیا جہاں وہ دل لگا کر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ نورا کو جب فاضل بتاتا کہ تابدار پڑھائی میں سب سے آگے ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی، اس کے دل سے فاضل اور اس کی بیوی بچوں کے لیے بہت سی دعائیں نکلتی ہیں۔ جی تو سامعین اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔